ओके, तो अब जो है हम लोग शुभम आज कर रहे हैं इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, जो कि नए मोड्स ऑफ बिजनेस के बारे में बात यहाँ पे करी है। चैप्टर 5 है, तो थोड़ा सा बड़ा है चैप्टर, बट इजी है। ज़्यादा वैसे ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, छोटा ही है, छोटा ही है। तो ये ख़त्म हो जाएगा, अभी मैं ख़त्म ही करा देता हूँ ये चैप्टर। ठीक है, एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, ये शुभम नया एडिशन एक तरीके से किया गया था, क्योंकि नए नए तरीके के काम अभी आ रहे हैं, तो उससे इसलिए और बिजनेस में भी काफ़ी सारे चेंजेस हो रहे हैं। तो वही इन्होंने बताया, जैसे आजकल ई बिजनेस का कॉन्सेप्ट आ गया है। 24/7 365 डेज ये चल रहे होते हैं। एक कॉन्सेप्ट और आ गया आउटसोर्सिंग का, कि आप खुद ना काम करके दूसरों से काम करा रहे होते हैं, उसको आउटसोर्सिंग भी बोला जाता है यहाँ पे। तो ये देखना पड़ता है हमें। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट ई बिजनेस का है। कॉन्सेप्ट, स्कोप एंड बेनिफिट्स के बारे में इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है, इजी है। अब जो एक देखो क्या होता है, एक होता है ट्रेडिशनल बिजनेस शुभम, एक होता है ई बिजनेस। ट्रेडिशनल बिजनेस क्या होता है, जो काम आप दुकान ले रखी है, दुकान पे बैठे हो, फैक्ट्री ले रखी है, फैक्ट्री में बैठे हो, काम कर रहे हो, लेबर लगी हुई है। ई बिजनेस क्या, इलेक्ट्रॉनिक है, जिससे अभी मैं बिजनेस कर रहा हूँ, फिजिकल भी है, ठीक है, फिजिकल भी है। और आप ये देखोगे ये इलेक्ट्रॉनिक भी चल रहा है, ई बिजनेस है, ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। जैसे क्या फिजिकल अवेलेबिलिटी है, सेंटर है, सब चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाती है, ठीक है। ई बिजनेस क्या है, मैं ऑनलाइन ले रहा हूँ। तो ये क्या कहता है, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस का मतलब है जो भी इंडस्ट्री, ट्रेड और बिजनेस है, आप कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट के थ्रू यूज़ करके करते हो, जो कि अभी हम कर रहे हैं एक्चुअली में शुरू, ठीक है, ये चीज़। और ई बिजनेस और ई कॉमर्स दो चीज़ें हैं यहाँ पे। ई बिजनेस और ई कॉमर्स में डिफरेंस हो जाता है, क्या है, जैसे हमने पीछे पढ़ा भी था, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में। कहते हैं मैनी टाइम्स टर्म ई बिजनेस और ई कॉमर्स इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, येट मोर प्रिसाइज इसमें डिफरेंस बिटवीन है। बिजनेस जो है ब्रॉडर टर्म है कॉमर्स से, क्योंकि बिजनेस के अंदर ये लाई करता है। ई बिजनेस मोर इलेबोरेट टर्म है, इसमें सारी बिजनेस ट्रांजैक्शन फंक्शंस इलेक्ट्रॉनिकली कवर करते हो। द मोर पॉपुलर गारमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन कॉल्ड ई कॉमर्स। ई कॉमर्स कवर्स फर्म इंटरेक्शन विद इट्स कस्टमर्स सप्लायर ओवर द इंटरनेट। जैसे कॉमर्स क्या था, ट्रेड आता था उसमें, ठीक है, तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड एक्सचेंज सर्विसेज वगैरह इसमें इंक्लूड हो जाती थी। तो इसमें ई बिजनेस इंक्लूड्स नॉट ओनली ई कॉमर्स बट ऑल्सो इलेक्ट्रॉनिकली कंडक्ट बिजनेस फंक्शन सच एज प्रोडक्शन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, अकाउंटिंग, फाइनेंस, सब जो है ई बिजनेस ब्रॉडर टर्म में सब इंक्लूड कर लेता है। तो आप इसको अपने लिए लिख लेना, ई बिजनेस ब्रॉडर है, ई कॉमर्स उसके अंडर आ जाता है। तो ई बिजनेस इज देयरफॉर क्लियरली मच मोर देन बाइंग एंड सेलिंग ओवर द इंटरनेट, दैट इज ई कॉमर्स। तो इसका आपको डिफरेंस भी आगे शायद मिलेगा, शायद नहीं दिया, चलो वो मैं बाद में बताता हूँ, कोई बात नहीं। स्कोप की बात करें तो हमें पता ही है शुभम, आज का स्कोप जो है ई बिजनेस का बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। और जितने भी बिजनेस फंक्शन है, प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, पर्सनल, मैनेजरियल एक्टिविटीज़, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, सारे कंप्यूटर नेटवर्क्स के थ्रू आजकल हो रहे हैं। और ई बिजनेस जो स्कोप है वो भी बहुत बड़ा इन टर्म्स ऑफ पीपल और पार्टीज इन्वॉल्व इन ट्रांजैक्शंस। व्यूड फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव अ फर्म्स इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन एंड नेटवर्क्स कैन बी विजुअलाइज्ड एज, तो इसमें आपको स्कूल में पढ़ा होगा शुभम, बताते हैं बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स यूज होता है, जिसमें बिजनेस एंड बिजनेस इंटरेक्ट करती है। बिजनेस टू कस्टमर होता है, और इंट्रा बी कॉमर्स होता है जो विद इन योर कंपनी आप कर रहे होते हैं। सबसे पहले B2B कॉमर्स पढ़ेंगे, बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस क्या कहता है, जो दोनों पार्टीज इन्वॉल्व होती है कॉमर्स ट्रांजैक्शन बिजनेस फर्म में, हेंस इसलिए B2B बोला जाता है। दो पार्टीज जो बिजनेस कर रही है आपस में इन्वॉल्व है, B2B कॉमर्स बोलते हैं। और इसमें आप जो है प्रोडक्ट, सर्विस, यूटिलिटी, डिलीवरी, ये सब चीज़ें करी जाती हो। वैल्यू रिक्वायर्स अ बिजनेस टू इंटरेक्ट विद अ नंबर ऑफ अदर बिजनेस फर्म विच मे बी सप्लायर और वेंडर ऑफ डाइवर्स इनपुट्स, और एल्स दे मे बी पार्ट ऑफ द चैनल थ्रू विच अ फर्म डिस्ट्रीब्यूट्स द प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर्स, ये भी देखा जाता है। For example, the manufacture of an automobile requires assembly of large number of components which in turn are being manufactured elsewhere within the vicinity of the automobile factory or even overseas. To reduce dependence on single supplier, automobile factory has to cultivate more than one vendor for each of the components. A network of computer is used for placing orders, monitoring production and delivery of components and making payments. तो जैसे क्या होता है आजकल ये कनेक्टेड होता है, तो यूजली लोग क्या करते हैं, सारे ऑनलाइन काम कर रहे हैं। तो जैसे मेरी कंपनी को तुम्हारी कंपनी को ऑर्डर देना है, हम लोग रेगुलर है, तो मेरा क्या होगा, जैसे ही एक सर्टेन लेवल तक ऑर्डर पहुंचेगा, जैसे मेरा वहाँ पे रिकॉर्ड होता रहता है, तो इन्वेंट्री जैसी मेरी इस लेवल पे पहुंचेगी, ऑटोमेटिकली तुम्हें ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। तुम्हें आएगा ऑटोमेटिकली, ईमेल आएगा, रजिस्टर कर दोगे, जाएगा, और तुम मुझे वो ऑर्डर भेज दोगे। उसी का जब जैसे तुम्हारी ड्यू डेट आएगी तो पेमेंट मैकेनिज्म भी एक्टिवेट होता है, तुम्हें पेमेंट भी मिल जाएगी। तो ये चीज़ें हमें करनी रहती है, रियल टाइम होता है, स्ट्रेंथन एंड इम्प्रूव हो जाता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम।
एंड इसमें इन्होंने बोला है कि इट्स ओवर इज स्टॉक इन ट्रांजिट एज वेल एज दैट विद डिफरेंट मिडलमैन इन डिफरेंट लोकेशन. फॉर एग्जांपल ईच कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम अ वेयर हाउस एंड एट द स्टॉक हैंड कैन बी मॉनिटर्ड एंड रिप्लेसमेंट एंड रिफोर्समेंट कैन बी सेट इन मोशन एज व्हेन नीडेड. तो आप रियल टाइम चेक रखते हो कहाँ कितनी कमी है, फटाफट वहाँ बेच दिया. और एल्स अ कस्टमर स्पेसिफिकेशन में बी रूटेड थ्रू द डीलर्स टू द फैक्ट्री एंड फेड इनटू मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम फॉर कस्टमाइज्ड प्रोडक्शन. ठीक है, तो ऐसा भी करा जाता है. जैसे आपकी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है तो आपको कुछ सामान लेना है तो आप बोलते हैं ऐसा चाहिए, तो ऐसा करके फैक्ट्री से भी प्रोड्यूस होके आ जाता है. तो यूज ऑफ ई कॉमर्स expedites the movement of information, documents and late money transfer as well. Historically, term e-commerce means facilitation of B2B transaction. आप इलेक्ट्रॉनिकली डेटा इंटरचेंज का यूज़ करके या इलेक्ट्रॉनिक डेटा का यूज़ करके आप जो है सेंड रिसीव कर सकते हो परचेज ऑर्डर, इनवॉइसेस, पेमेंट P2B कॉमर्स के अंदर ये चल रहा होता है. ठीक है, तो ये बिजनेस टू बिजनेस होता है जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया शुभ. फिर बिजनेस टू कंज्यूमर है, तो ये ट्रांजैक्शन इसमें इन्होंने बोला है दे हैव बिजनेस फर्म्स एट वन एंड कस्टमर्स ऑन द अदर एंड. ठीक है, और जैसे इन्होंने बोला ऑल्दो व्हाट कम्स टू वन माइंड इंस्टेंशियसली इज ऑनलाइन शॉपिंग, इट मस्ट बी अप्रिशिएटेड दैट सेलिंग इज द आउटकम ऑफ द मार्केट प्रोसेस and marketing well begins before a product is offered, even after the product has been sold. B2C commerce therefore entails a wide gamut of marketing activities such as identifying activities, promotion and sometimes even delivery of products that are carried out. तो ऑनलाइन जो Amazon, Flipkart, Myntra देख रहे होते हो या KFC, Domino's, ये सब B2C है. बिजनेस चल रहे हैं, आप ऑर्डर ऑनलाइन करते हो, खाना आ जाता है, स्विगी करो, जोमेटो करो, तो बिजनेस टू कस्टमर ये चल रहा होता है. जैसे एटीएम बोला है, एटीएम से आप पैसा आप आराम से निकाल सकते हो तो बिजनेस टू कंज्यूमर है. कस्टमर दीज डेज आर बिकमिंग वेरी चूजी and desire individual attention to be given to them. Not only do they require the product feature to be tailor made but also the convenience of delivery and payment at their pleasure. तो आप प्रोडक्ट भी अपने हिसाब से चाहिए, पेमेंट मैकेनिज्म भी अपने हिसाब से. तो आप देखते हो ऑनलाइन कितने बेनिफिट्स मिलते हैं. COD ले लो, है ना, क्रेडिट कार्ड से पे कर दो, डेबिट कार्ड से पे कर दो, इंस्टॉलमेंट बना लो, कुछ भी कर सकते हो. तो ई कॉमर्स की वजह से जो है काफ़ी फायदा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है. ठीक है, और B2C जो है ये वन वे ट्रैफिक होता है एक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि कस्टमर एंड से ही सारा काम हो रहा होता है. ठीक है, बिजनेस तो बस अपलोड कर करके चलता रहता है, कस्टमर ही सारे काम ही कर रहा होता है. और आपको अगर कोई ऐसी दिक्कत आती है तो कॉल सेंटर्स होते हैं और हेल्पलाइंस होती हैं, और बिना किसी आपका जो है पैसा खर्च किए आप 24/7 365 डेज इस पर कोई भी कंप्लेंट, अप्रिसिएशन, कोई भी रजिस्टर आप कर सकते हो. ठीक है जी, ये आ गया B2C कॉमर्स. ठीक है, एग्जाम्पल लिखते रहना शुभम तो याद रहेगा थोड़ा सा. ठीक है, फिर है इंट्रा बी कॉमर्स. इंट्रा बी कॉमर्स क्या होता है शुभम, ये ना विद इन योर कंपनी आप यूज कर रहे होते हो. जैसे क्या होता है, अगर कोई बड़ी कंपनी है तो बहुत तरीके के डिपार्टमेंट्स होते हैं, प्रोडक्शन है, फाइनेंस है, सेल्स है, मार्केटिंग है, एडवर्टाइजिंग है, अलग अलग एंड सो ऑन, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन है. तो इन सब में कोऑर्डिनेशन के लिए आप इंट्रा बी कॉमर्स यूज कर रहे होते हैं. तो एक इन्फॉर्मेशन जैसे क्या है, अब प्रोडक्शन वाले को रॉ मटेरियल चाहिए तो वो किसको बोलेगा, परचेज वाले डिपार्टमेंट को बोलेगा, तो वहाँ पे मेल करेगा. परचेज वाला बोलेगा पैसा रिलीज करो, वो फाइनेंस को बोलेगा, फाइनेंस वाला पैसा रिलीज करेगा, पेमेंट चली जाएगी तो वहाँ से माल आ जाएगा. तो विद इन योर काम कंपनी के अंदर आजकल बहुत यूज किया जाता है, सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है, इंट्रा बी कॉमर्स में यूज करते हैं. और पार्टीज विद इन द बिजनेस फर्म होता है. It is largely due to use of intra-B-commerce today it has become possible for firms to go for flexible manufacturing. कंप्यूटर से ये ज़्यादा पॉसिबल हो गया है. कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स भी अब लोग आप दे पाते हो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिविजुअल कस्टमर. कंप्यूटर बेस्ड इंटरेक्शन है तो बाकी सारे डिपार्टमेंट्स को बहुत ईजी हो जाता है. इफेक्टिवली इन्वेंट्री, कैश मैनेज कर पाते हैं, प्लांट मशीनरी, कस्टमर हैंडलिंग एंड HRM भी ये अच्छे से कर पाते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. और इसके साथ साथ जैसे इन्होंने बोला कि इंटरकॉम भी फैसिलिटेट होता है, वॉइस कम्युनिकेशन भी आराम से कर सकते हो, इंटरनेट फैसिलिटेट, मल्टीमीडिया, 3D ग्राफिक कम्युनिकेशन भी आप काम कर सकते हो. तो बेटर कोऑर्डिनेशन, फास्टर डिसीजन एंड स्पीडर वर्क फ्लो जो है यहाँ पे किया जा सकता है, ये इन्होंने यहाँ पे बताया. ठीक है जी, तो ये है आपका इंट्रा बी कॉमर्स. तो जैसे अभी तक हमने B2B पढ़ा, बिजनेस टू बिजनेस, एग्जाम्पल दे दिया, बिजनेस टू कंज्यूमर, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्विगी, जोमेटो, ये सब बिजनेस टू कंज्यूमर. एंड इंट्रा बी इज विद इन द कंपनी, इंट्रा इसलिए बोला जाता है. एंड लास्ट इसमें इन्होंने शुभम बोला है वो है कंज्यूमर, C2C, कस्टमर टू कस्टमर, कंज्यूमर टू कंज्यूमर. ठीक है, एग्जाम्पल लिख लेना. इसका बेटर एग्जाम्पल है OLX, क्विकर, eBay, ये C2C कॉमर्स है. ठीक है, कैसे, अब जैसे क्या मैंने बोला शुभम मैं अपना मोबाइल बेच, जैसे मैंने अपना मोबाइल डाल दिया, मैं मोबाइल बेच रहा हूँ. ठीक है, नया फोन है, अब तुमने जाके देखा, अरे ये मोबाइल डला हुआ है, मैं खरीद लेता हूँ. तुम भी कस्टमर हो, मैं भी कस्टमर हूँ.
ठीक है। तो इसमें क्या होगा, तुम्हें पसंद आया, तुमने देखने आया और मोबाइल खरीद लिया। तो C2C कॉमर्स इस तरीके से आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है। यहाँ पे बिजनेस कंज्यूमर से शुरू होता है, अल्टीमेट डेस्टिनेशन भी कंज्यूमर है, और ये जहाँ पे कोई मार्केट मैकेनिज्म नहीं है वहाँ पे ये किया जाता है। सेलिंग बुक्स, क्लोथ्स, गाड़ियाँ, घर, कपड़े, फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, ये सब चीज़ें करी जाती है। इंटरनेट की वजह से हो पाता है। ईबे सबसे पहले ये इमर्ज हुआ था। फर्स्टली ईबे अलाउज द सेलर्स एंड बायर्स टू रेट वन अनदर इन दिस मैनर फ्यूचर पर्सपेक्टिव परचेज में सी द पर्टिकुलर सेलर हैज सेल टू मोर 2000 कस्टमर्स। तो अगर ऐसे वेरीफाइड होते हो तो आजकल वेरीफाइड कस्टमर्स भी हो जाते हैं। वहाँ पे ऐसे होता था, अब तो दूसरे तरीके से हो जाता है, और प्रोस्पेक्टिव बायर वहाँ से खरीद सकता है। बहुत फालतू लिखा हुआ है तो जितना लिखने की जरूरत नहीं है। तो C2C एक्टिविटीज इज दैट ऑफ, एक पेमेंट इंटरमीडिएट भी है। पेपॉल अमेरिकन है, ये इज अ गुड एग्जांपल ऑफ दिस का। इनसाइड ऑफ परचेज आइटम्स डायरेक्टली फ्रॉम अननोन अनट्रस्टेड सेलर, द बायर कैन इंस्टेड सेंड मनी टू पेपॉल। फ्रॉम देयर पेपॉल नोटिफाइज द सेलर दैट दे विल होल्ड द मनी फॉर देम अंटिल द गुड्स हैव बीन शिप्ड एंड एक्सेप्टेड बाय द बायर। तो ये बहुत हिट हुआ था, आज भी ये यूज करते हैं। तो जैसे मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम मुझे नहीं जानते, अगर मेरा पेपॉल अकाउंट है, तुम्हारा पेपॉल अकाउंट है, तो आप उसमें पेपॉल में भेज दो, कमीशन चार्ज करता है पेपॉल। जैसे ही मैंने गुड्स भेजे तुम्हें और तुम्हें मिल गए, तुम उसको बोल दो, तुम ऑटोमेटिकली वो रिलीज कर देगा। ठीक है, विद इन जो इट स्टिपुलेटेड टाइम उसके अंदर वो रिलीज कर देता है, या आप अलाउ कर दोगे तो वो रिलीज कर देगा इस तरीके से। इंपॉर्टेंट C2C एरिया ऑफ इंटरेक्टिव कॉमर्स कैन बी द फॉर्मेशन ऑफ कंज्यूमर फोरम एंड प्रेशर ग्रुप्स। अगर आपको लगता है जैसे कभी कभी आपको किसी चीज़ की दिक्कत आ रही होती है, तो कंज्यूमर फोरम्स, कंज्यूमर कोर्ट बने हैं, उसमें जाके आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। लाइक अ व्हीकल ओनर इन अ ट्रैफिक जैम कैन अलर्ट अदर वाया मैसेज ऑन FM अबाउट ट्रैफिक सिचुएशन ऑफ एरिया ही स्टक इन। तो ये भी एक तरह का C2C है। अग्रीव कस्टमर कैन शेयर हिज एक्सपीरियंस विद द प्रोडक्ट सर्विस एंड वॉर्न अदर्स बाय राइटिंग जस्ट अ मैसेज मेकिंग इट टू द एंटायर ग्रुप। तो ये भी कस्टमर टू कस्टमर हो जाता है। तो ये इन्होंने बात यहाँ पे बोली है। ये है C2C। तो 4 तरीके के होते हैं। शुभम, इसके ऊपर जो क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं 1 1 2 तो मार्कर ओवरऑल भी आ जाते हैं बड़ा, तो आपको कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं कंपनी का, और आपको फिर आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा कॉमर्स है, B2B है, B2C है, इंट्रा B है, C2C है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे दिया हो विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम ATM, ठीक है, तो विड्रॉल ऑफ मनी टू ATM बिजनेस टू कस्टमर है। एम्प्लॉयज सेंड देयर डेली रिपोर्ट थ्रू ईमेल विद इन द कंपनी है, इंट्रा बी है। सेल ऑफ यूज बुक्स थ्रू ebay.com C2C है। परचेज ऑफ सिक्योरिटी लॉक सिस्टम बाय Hyundai फ्रॉम ऑटोकॉप्स, ठीक है, Hyundai फ्रॉम ऑटोकॉप्स, Hyundai ऑटोकॉप से खरीदी है, तो B2B कॉमर्स हो गया। तो इस तरीके से ये जो है आपका एग्जाम्पल आ जाता है। और भी इसमें होंगे एग्जाम्पल, मैं देख लेता हूँ। नहीं, और नहीं है, ठीक है, चलो नहीं है। तो ये इन्होंने बताया। फिर आगे आते हैं तो ये कहते हैं आपको बहुत तरीके का बेनिफिट होता है ई बिजनेस से। सबसे पहली बार अगर देखो, सिंपल सी बात है शुभम, कि अगर जो है मुझे अगर ऑनलाइन क्लासेस ही लेनी है तो मेरा सारा फिजिकल स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा। देखो मैं अब इमेजिन करो, देखो, ठीक है, एक सेकंड, सॉरी। अब देखो ये सेंटर है सारा, है ना, मेरा इतना सारा ये किया हुआ है। अब जिस रूम में बैठा हूँ मैं, ये वाला भी रूम है, देखो, है ना, AC भी लगा हुआ है सारा, इधर पूरा पूरा रूम है, नीचे भी बना हुआ है सारा, ठीक है। तो अब इस केस में क्या है शुभम, अगर मेरे ये सारी चीज़ें जो है मैं इतनी इन्वेस्टमेंट करके बैठूंगा तो ये सारा पैसा मेरे पास बचेगा, ठीक है। तो ये पैसा बचेगा तो मैं ऑनलाइन आराम से काम कर सकता हूँ। तो ये ईज ऑफ फॉर्मेशन है, लोअर इन्वेस्टमेंट होती है, आराम से काम कर सकते हो, कैपिटल भी ब्लॉक नहीं होगा और दिक्कत किसी तरीके की नहीं होगी। कन्वीनियंस है 24/डे, 24/7 365 डेज अभी भी ले सकते हो। तुमने बोला सर रात को ले लो, सुबह ले लो, शाम को ले लो, दोपहर को ले लो, जब मर्जी लो। स्पीड है, ठीक है, तो आपको एट अ क्लिक ऑफ अ माउस हमने कॉल कनेक्ट कर ली, फटाक से बैठ गए हैं। बेनिफिट है, तुम्हें भी बेनिफिट है, मुझे भी बेनिफिट है। और आप इस पे सॉफ्टवेयर है, मूवीज है, सॉन्ग्स है, प्रोडक्ट्स है, सब ले लेते हो यहाँ पे। साइकिल टाइम भी होता है, दैट इज टाइम टेकन टू कंप्लीट अ साइकिल फ्रॉम द ओरिजिनल डिमांड टू इज फुलफिलमेंट। जैसे आप आजकल लोगों ने फास्टर डिलीवरी भी कर रखी है, तो जल्दी से जल्दी आपको चीज़ें मिल जाती है। ग्लोबल एक्सेस है, ठीक है, तो जैसे शुभम तुम्हारा कोई फ्रेंड अमेरिका बैठा है तो Amazon.com खोला, उसको गिफ्ट देना है, Amazon.com पे गया, उसका एड्रेस डाला, उसको गिफ्ट पहुंचा दिया, तुम्हारा भी काम हो गया और कहीं जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी, ठीक है। ग्लोबल रीच और एक्सेस है, कस्टमर हो, बायर हो, सबको फायदा होता है, कंप्लीट फ्रीडम होती है, कुछ भी चूज करो। मूवमेंट टुवर्ड अ पेपरलेस सोसाइटी, तो हमारा पेपर भी बचता है। देख तो सारे ऑनलाइन बिल्स आ जाते हैं, क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट, बिल्स, कॉपीज, काफ़ी सारी चीज़ें जो है हो जाता है ये
और इंटरनेट की वजह से पेपर वर्क खत्म हो गया है। जैसे मारुति उद्योग कहते हैं, डज बल्क ऑफ इज सोर्सिंग ऑफ सप्लाई मटेरियल कॉम्पिटेंट इन पेपरलेस फैशन। इवन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी इंक्रीजिंग मूविंग इन दिस डायरेक्शन वेयर बाय दे अलाउ इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स एंड रिपोर्ट्स। In fact, e-commerce are affecting the administrative reform aimed at speeding up the process of granting permission, approvals and license. And in this respect, the provision of Information Technology Act are quite noteworthy. तो सब ऑनलाइन है, तो काफ़ी चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी है, आपको ऑनलाइन ही काफ़ी चीज़ें मिल भी जाती है, तो गवर्नमेंट भी ये चीज़ कर रही है। ठीक है जी, तो ये इन्होंने बताया। और फिर इन्होंने ये भी साथ के साथ ये भी बताया कि ट्रेडिशनल बिजनेस और ई बिजनेस का ये 4 और 6 मार्क्स में आ जाता है अप्रॉक्सीमेटली क्वेश्चन ये वाला, कि इसमें क्या डिफरेंस है। तो ट्रेडिशनल बिजनेस ई बिजनेस का इन्होंने डिफरेंस दिया हुआ है, अपनी बुक में देख लेना शुभम, वहीं कहीं लिखा होगा। तो ट्रेडिशनल बिजनेस क्या कहता है, ईज ऑफ फॉर्मेशन डिफिकल्ट है, पैसा वैसा और इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है। ई बिजनेस बहुत सिंपल है, फ़ोन लेके बैठे हो, लैपटॉप लेके खटक से कुछ भी कर दो। ठीक है, ट्रेडिशनल बिजनेस में फिजिकल प्रेजेंस आपको चाहिए होती है, ई बिजनेस में नहीं चाहिए होती। ट्रेडिशनल बिजनेस में लोकेशन रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ सामान आपको इजीली मिल जाए वहीं बैठते हो, ई बिजनेस में नहीं है। ट्रेडिशनल बिजनेस में सेटअप कॉस्ट हाई है, ई बिजनेस में नहीं है। ऑपरेटिंग कॉस्ट ट्रेडिशनल बिजनेस में बहुत ज़्यादा है, लेबर को सैलरी है, रॉ मटेरियल मेंटेन करना है, काफ़ी सारी चीज़ें आपको देख कर चलनी पड़ती है। ई बिजनेस में बहुत कम है, कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। ट्रेडिशनल बिजनेस में इनडायरेक्ट थ्रू इंटरमीडिएटरीज आपका काम हो जाता है, ई बिजनेस में आप डायरेक्ट जो है लिंक करके चल सकते हो। ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको इंटरमीडिएटरीज मिडलमैन रखने पड़ते हैं। इंटरनल कम्युनिकेशन की ज़रूरत आपको ट्रेडिशनल बिजनेस में पड़ती है, ई बिजनेस में आपको नहीं पड़ती है, नॉन हायरार्कियल है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन आपका हो जाता है। रिस्पॉन्स टाइम ट्रेडिशनल बिजनेस का बहुत ज़्यादा है और ई बिजनेस का बहुत फास्ट है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वर्टिकल होता है, हायरार्की होती है ई बिजनेस में। ट्रेडिशनल बिजनेस में टॉप मैनेजमेंट है, मिडिल मैनेजमेंट है, लोअर मैनेजमेंट है। ई बिजनेस में क्या है, हॉरिजॉन्टल फ्लैट है, आराम से काम करो क्योंकि इतना प्रेशर ही नहीं होता, तो हॉरिजॉन्टल आराम से काम ऐसे ऐसे करके हो जाएगा। ट्रेडिशनल बिजनेस में ऐसे काम होता है। बिजनेस प्रोसेस एंड द लेंथ ऑफ साइकिल सीक्वेंशियल प्रेसिडेंट सक्सेशन रिलेशनशिप होता है। ट्रेडिशनल में स्टेप बाय स्टेप चल रहे होते हो, परचेज, प्रोडक्शन, ऑपरेशन, मार्केटिंग, सेल्स, प्रोसेस साइकिल लंबा है। ई बिजनेस में क्या है, साइमल्टेनियस है, बिजनेस प्रोसेस साइकिल इज देयरफॉर शॉर्टर। ठीक है, इस तरीके से। अपॉर्चुनिटी प्री सैम्पलिंग की, आप प्रोडक्ट किस में देख सकते हो, ट्रेडिशनल बिजनेस में। ठीक है, और जो ऑनलाइन बिजनेस ई बिजनेस है उसमें नहीं देख सकते, आप बस रिव्यूज पढ़ सकते हो या कस्टमर फीडबैक या किसी तरीके का, या पहले देख लो, ये सब चीज़ें देखी जाती है। फिर इंटरपर्सनल टच किस में होता है, ट्रेडिशनल बिजनेस में। तुम और मैं सामने बैठे हैं, आज क्या बैठे हैं, तुम और मैं सामने ही नहीं बैठे, तो इंटरपर्सनल टच जो है खत्म हो जाता है कहाँ पे, ई बिजनेस में। ठीक है, ग्लोबल एक्सेस या ग्लोबल कैसे हो सकते हो, ई बिजनेस में तो नहीं, ई बिजनेस में तो आराम से हो सकते हो, ट्रेडिशनल बिजनेस में थोड़ा सा कम आपको टाइम लगता है, थोड़ा सा कम चांसेस है। फिर गवर्नमेंट पेटर्नेज, ट्रेडिशनल बिजनेस श्रिंक हो रही है और आईटी सेक्टर आजकल ज़्यादा प्रोपोगेट कर रहा है, तो आपको ये देखने को मिल रहा है कि आईटी सेक्टर आजकल ज़्यादा जो है फ़ायदा आपको दे रहा है कि आप ऑनलाइन ई बिजनेस करो। नेचर ऑफ ह्यूमन कैपिटल, सेमी स्किल्ड इवन स्किल्ड मैन पावर चल जाती है ट्रेडिशनल बिजनेस में। ई बिजनेस में टेक्निकली जो साउंड होते हैं उनको ज़रूरत पड़ रही होती है। ट्रांजैक्शन रिस्क की बात करें, ट्रांजैक्शन रिस्क कम होता है क्योंकि फेस टू फेस होते हो। ई बिजनेस में थोड़ा सा हाई डिस्टेंस है, ड्यू टू डिस्टेंस एंड एनॉर्मिटी ऑफ द पार्टीज ट्रांजैक्शन रिस्क हाई हो जाता है थोड़ा सा, तो ये दिक्कत यहाँ पे आती है। लगभग 8 से 9 पॉइंट याद रखना, ठीक है शुभम, इसमें मार्क कर लेना, जो इजी लगे वो कर सकते हो। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ रहा है शुभम की ना, बीच में से कोई पॉइंट पूछ लेते हैं, ठीक है, तो पढ़ तो सारा लेना, ठीक है। तो जैसे कभी कभी पूछ लेते हैं कि रिस्क किस में ज़्यादा है ट्रांजैक्शन का, तो हाई किस में है, ट्रेडिशनल में है कि उसमें है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ये प्लीज़ ऐसे ही कर लेना, वरना 8 से 9 पॉइंट आप याद करना, टोटल 10 कर लेना, बाकी सारे रीड कर लेना, ठीक है जी। ये इन्होंने बताया, तो ये डिफरेंस है। और फिर अब लास्ट टॉपिक हमारा बचा है आउटसोर्सिंग, मतलब आउटसोर्सिंग भी है, हाँ आउटसोर्सिंग। इतना समझ आया शुभम? ठीक है। हाँ जी, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है शुभम वो आउटसोर्सिंग का है। सिंपली इसको अगर हम लोग बात करें तो आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है
जब आप खुद काम ना करके आप दूसरों से काम कराते हो, उसको आउटसोर्सिंग हम लोग बोलते हैं। जैसे घर में हमारी ड्राइवर आता है, हम खुद गाड़ी ड्राइव ना करके ड्राइवर से करा रहे हैं, मेड आती है, खुद काम ना करके मेड से काम करा रहे हैं, ये सब आउटसोर्सिंग है। बट इसमें इन्होंने बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग के बारे में बताया है। आजकल ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, आउटसोर्सिंग इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, नया कॉन्सेप्ट है। और कोर, जैसे यूजली लोग जो है नॉन कोर एक्टिविटीज़ के लिए, तो ये ध्यान रखना शुभम, कोर एंड नॉन कोर एक्टिविटीज़ होती है। जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ एक एग्जांपल। तो जैसे मैं टीचर हूँ, मेरी कोर एक्टिविटी यानी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी क्या होगी, मुझे पढ़ाना है। नॉन कोर एक्टिविटीज़ क्या हो गई, जैसे मुझे एडमिनिस्ट्रेशन करवाना है, मुझे पेपर्स बनवाने हैं, मुझे टेस्ट कंडक्ट करना है, ये सब सो एंड सो, ये सब नॉन कोर एक्टिविटीज़ हैं। तो आजकल लोग क्या करते हैं, कोर एक्टिविटीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, नॉन कोर को वो लोग क्या करा रहे हैं, आउटसोर्स करा लेते हैं कि भाई इतना टाइम हमारे पास नहीं है, आप बाहर का काम कर लो, ठीक है, जो बाकी काम है बाहर से लोग आके कर दें, हमारा काम होना चाहिए, बस ये बताया हुआ है। तो यही बोला जाता है। इससे आपको क्या बेनिफिट मिलता है, आप अपने इंपॉर्टेंट काम के ऊपर यानी कोर एक्टिविटीज़ के ऊपर फोकस कर लेते हो, और बाकी जिनको एक्सपीरियंस होता है, एक्सपर्टीज़ होता है, एफिशिएंसी होती है, और जिनको पता होता है जिस काम को करने का, वो उसके लिए आप बाहर से सर्विसेज ले लेते हो। तो सेलिएंट फीचर, आउटसोर्सिंग इन्वॉल्व्स कॉन्ट्रैक्टिंग आउट। तो जैसे आप खुद से काम ना करके बाहर से काम कराते हो। कंपनीज जो है, जैसे क्या होता है, आप मॉल जाते हो तो मॉल्स में चौकीदार है, सैनिटेशन का काम जो करते हैं, वॉशरूम साफ कर रहे हैं, लिफ्ट में बैठे हैं, वो सारे सब सर्विसेज बाहर वाले को दे देते हैं, मॉल के अपने लोग नहीं होते वो, ठीक है, सब बाहर के दे देते हैं। वो सारे काम, उसको हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट बोलते हैं, वो सारी चीज़ें करते हैं। और ये देखा जाता है। एंड मैनी कंपनीज हैव स्टार्टेड दीज एक्टिविटीज, दे हैव इंटरेस्टेड आउटसाइड एजेंसी टू परफॉर्म दीज एक्टिविटीज ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। फिर नॉन कोर एक्टिविटीज़ को आप आउटसोर्स करते हो, जैसे कि मैंने बताया। तो ऑब्वियसली मॉल वालों के पास इतना टाइम नहीं है कि झाड़ू पोछा जाए, ये सब चीज़ें मेंटेन करें, उन्होंने हायर कर दिया बाहर के लोगों को कि भाई पूरे मॉल की जिम्मेवारी आपकी, आप ये सारी चीज़ें देखो। तो ऑफकोर्स कहते हैं म्यूनसिपैलिटी और सैनिटेशन सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, ये जो एक्टिविटीज़ उनके कोर बिजनेस एक्टिविटीज़ होती है। हाउस कीपिंग जैसे कोर एक्टिविटी होटल्स के लिए है। इन अदर वर्ड्स, depending upon what business is company, there will be some activity that are central and critical to its basic business purpose. Other activity secondary मानी जाती है। जैसे स्कूल का पर्पस क्या है, पढ़ाना है, ठीक है, और क्लियरली ये जो एक्टिविटी है उनकी कोर एक्टिविटी है। बट कैफेटेरिया या कैंटीन को चलाना क्या है, वो नॉन कोर एक्टिविटी है, तो वो उसके लिए हायर कर लेते हैं बाहर से, ठीक है, ये चीज़ करी जाती है। और as the organization venture to experiment with outsourcing, they may initially outsource only the non-core activities। तो शुरू में non-core activities को बाहर से काम करा सकते हो। Later on फिर जो है, जैसे स्कूल में tie up with some computer training institute to impart computer education to institute, तो आगे फिर इसको आप मिक्स करके आप यूज कर सकते हो, ठीक है। प्रोसेस में बी आउटसोर्स टू अ कैप्टिव यूनिट और थर्ड पार्टी। ये मार्क कर लीजिए ना, थर्ड पार्टी क्या होती है, बाहर का बंदा, ठीक है, बाहर का। तो ये फिगर हमें जैसे दिया, आउटसोर्सिंग प्रोवाइडर, कैप्टिव सर्विस प्रोवाइडर है, थर्ड पार्टी में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल भी होता है। कैप्टिव सर्विस प्रोवाइडर उन्होंने बोला कि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जितनी भी होती हैं, वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स एंड मार्केटियर्स बना रहे होते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं, मार्केट को कैटर कर रहे होते हैं, सर्विसेज देते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपको रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, अकाउंट, कस्टमर हैंडलिंग, ट्रबल शूटिंग, ये सब चीज़ें करनी होती है। तो बड़ी बड़ी कंपनीज करती है। तो देखो बाहर की कंपनी के कॉल सेंटर्स हमारे इंडिया में लगे हुए हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि इंडिया में लेबर सस्ती है। तो ये क्या है, कैप्टिव यूनिट्स की तरह काम कर रहे हैं। वो लोग नहीं करते, बाहर दे दिया, सस्ता भी पड़ रहा है, उनका काम है, वो सब हैंडलिंग कर रहे होते हैं। तो ऑन पेरोल भी आप काम कर सकते हो, या उनकी कंपनी के पेरोल पे, या आउट कंपनी पेरोल, आपका काम होना चाहिए। एंड इससे क्या होता है कि कंपनी को ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता, चीज़ों का काम कर रहे होते हैं, कि आपकी सर्विसेज काम कर रही होती हैं, आप आराम से जो है चीज़ें हैंडल कर पाते हो क्लियरली। The task of performing some activity internally is sufficiently large, it may be beneficial for the firm to have captive service provider, that is service provider set up for providing services of a given firm to only one firm. General Electric example दिया है, the largest captive BPO unit in India for providing certain kind of services to parent company in United States as well as to subsidiaries in other countries. तो General Electronic setup इसलिए हुआ है, मेरा भी कोई फ्रेंड काम करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो सारे सर्विसेज यूएस के सर्विस प्रोवाइडर को देते हैं, काम यहाँ से हो रहा है, इंडियन लोग काम कर रहे हैं, तो ये थर्ड पार्टी, ये इस तरीके से हो जाता है कैप्चर। थर्ड पार्टी क्या होता है, द प्रोसेस में बी पार्सल आउट टू अ थर्ड पार्टी हु ऑपरेट इंडिपेंडेंटली इन द मार्केट एंड प्रोवाइड सर्विसेज टू अदर फर्म्स टू। हॉरिजॉन्टल, द हायर्ड सर्विस प्रोवाइडर आर द फर्म्स विच स्पेशलाइज इन सम प्रोसेस लाइक HRM एंड प्रोवाइड सर्विस टू द बेस ऑफ क्लाइंट। जैसे
मुझे याद है जब मैं इंटरव्यू देने जाता था तो किसी कंपनी के लिए हायरिंग करनी है तो कंपनी डायरेक्टली हायर न करके उनको दे देती थी कि आप कैंडिडेट्स बुलाओ, आप हायर करो, हमारे पास लास्ट राउंड में भेजो, हम सिलेक्ट करके रख लेंगे। तो ये उनके लिए काम कर रहे हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल के तरीके से बताया। वर्टिकल, else they specialize in one or two industry and scale up to doing a number of process from non-core to non, these are verticals। तो सारे काम करती है वर्टिकल में, ऊपर से नीचे तक सब। हॉरिजॉन्टल में सिर्फ एक काम देखा जाता है, वर्टिकल में सारे काम जो बताए होते हैं उसके लिए आप सब बाहर से काम कराओगे। ठीक है, एज सिंपल एज दैट, यही बताया। स्कोप की बात करें बीपीओ की, तो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग है। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग आप करा सकते हो। तो आप जैसे मान के चलो, जैसे शुभम तुम्हारे पापा का काम है, तो पापा के पास एक बहुत ज़्यादा ऑर्डर आ गया, तो उन्होंने क्या किया, जैसे मेरा वही काम है तो मुझे ऑर्डर दे दिया कि भाई सर ये आप काम करके दे दो, बताओ क्या रेट है। ठीक है, तो उनके पास वर्कलोड ज़्यादा होगा तो मुझे दे दिया, मैं उनको काम करके देता रहूँगा। ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है। कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च भी होता है, जैसे किसी कंपनी से आपको रिसर्च करानी है तो रिसर्च भी हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट सेल्स भी होता है, इन्फॉर्मेटिक्स भी होता है। इस तरीके से चीज़ें की जाती हैं। तो इनको ऑब्वियसली उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया है, ठीक है, ज़्यादा। तो ये बताया, ये उन्होंने बताया हुआ है। एक मिनट शुभम। हाँ, ओके। तो ये उन्होंने बोला, तो कहते हैं आउटसोर्सिंग और बीपीओ जो है आजकल बहुत, जो कॉल सेंटर्स होते हैं उनको बीपीओ ही बुलाया जाता है। कस्टमर ओरिएंटेड वॉइस बेस्ड प्रोसेस होता है। 70% बीपीओ इंडस्ट्री का रेवेन्यू कॉल सेंटर से आता है। हाई वैल्यू वर्क 20% एंड लो डेटा वर्क 10%। कस्टमर केयर अकाउंट्स भी होते हैं। कॉल सेंटर एक्टिविटीज 24/7 चल रही होती है। एंड आउटबाउंड एंड इनबाउंड दोनों चलता है। आउटबाउंड होता है जब यहाँ से आप कॉल करते हो, जैसे मान के चलो कभी शुभम देखा होगा आपके ना, जैसे फ़ोन का बिल पे मत करो या कुछ मत करो तो आपको कॉल आ जाता है, सर आपका बिल पेंडिंग है, आपका बिल ड्यू है तो आप पे कर दीजिए। क्रेडिट कार्ड का हो जाता है कभी ऐसे। इनबाउंड भी होता है, सिर्फ कॉल्स वहाँ करते हो तो जो कस्टमर केयर पे फ़ोन कर रहा है, सर मेरे फ़ोन में ये दिक्कत आ रही है, सर ये ऐसा हो रहा है, सर ये प्रोडक्ट ऐसा ही चल रहा है, तो ये सब इनबाउंड हो जाता है। आउटबाउंड कंपनी आपको कॉल करती है, इनबाउंड आप कॉल करते हो तो कस्टमर केयर सेंटर्स हो जाते हैं। ठीक है, और ये चीज़ बताइए, एग्जाम्पल भी दिया और इसको थोड़ा सा इन्होंने पिक्चराइज करके भी यहाँ पे समझा रखा है। ठीक है, विच इज़ ऑफ नो यूज़। तो आगे फिर इन्होंने बोला है कि आउटसोर्सिंग की ज़रूरत क्यों है हमें। ठीक है, क्या ज़रूरत आन पड़ी। तो आजकल बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं आउटसोर्सिंग। ठीक है, तो ग्लोबल कॉम्पिटिटिव प्रेशर है, हायर क्वालिटी प्रोडक्ट लोअर कॉस्ट पे लोग चाहते हैं, एवर डिमांडिंग कस्टमर है, टेक्नोलॉजीज आ रही हैं और हमें बिजनेस को अब दूसरे अबव द एज एडवांटेज भी देना है। तो इसलिए इन्होंने बोला दीज में भी रिगार्डेड एज फैक्टर रिस्पॉन्सिबल कॉन्टिन्यूइंग इमरजेंस ऑफ आउटसोर्सिंग एज अ मोड ऑफ बिजनेस। सबसे पहले इन्होंने बोला मेजर रीजन या बेनिफिट जो आउटसोर्सिंग है, फोकसिंग ऑफ अटेंशन। अटेंशन इसलिए बोला गया कि अपना कोर एक्टिविटीज, वही दोबारा बात आ जाती है कि आप जो है कोर एक्टिविटीज के ऊपर फोकस करते हो, बाकी काम आप बाहर आउटसोर्स करा लेते हो। और इन ऑर्डर टू क्रिएट यूटिलिटीज ऑफ वैल्यूज, बिजनेस जो है अलग अलग तरीके का काम करता है। परचेज कोई और, जैसे विद इन द डिपार्टमेंट आपको परचेज, प्रोडक्शन, मार्केटिंग आप बाहर से दे सकते हो, सेल्स दे सकते हो, R&D दे सकते हो, अकाउंटिंग, फाइनेंस, HR भी बाहर दे सकते हो, एडमिनिस्ट्रेशन फिर कंपनी के अंदर हो जाता है। तो ये सब देख के चलते हैं। एंड दे नीड टू कंसिडर एज टू वेदर दे वुड लाइक टू बी कॉल्ड अ मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से काम करते हैं। एंड आप जो है फिर एक चीज के ऊपर फोकस करते हो तो इफेक्टिव एंड एफिशिएंट हो जाते हो। तो जैसे सिंपल सी बात है, मेरे को याद है शुभम, मैं ना जब धीरे धीरे मेरे पास प्रेशर बढ़ने लग गया, क्लासेस बढ़ने लग गई, तो मेरे पास टाइम कम बचने लग गया। टाइम कम, मैं पेपर्स नहीं बना पाता था, मैं रिव्यू नहीं कर पाता था, टेस्ट चेक नहीं कर पाता था। तो मैंने बैकएंड का काम मैंने संभालने के लिए किसी और को दे दिया कि आप करो, मैं अपनी कोर एक्टिविटी जो मेरे प्रोफेशन है मैं उसके ऊपर काम, जो पढ़ाई है उसको कराऊंगा। क्वेस्ट फॉर एक्सीलेंस, आउटसोर्सिंग जो है एक्सीलेंस आपको लेकर आता है। वंस दे एक्सेल देमसेल्फ विद एक्टिविटीज दे कैन डू बेस्ट by the virtue of limited focus and they excel by extending their capabilities through contracting out the remaining activities। एक्सेल कैसे कर सकते हो, अपना काम बाहर दे दो। ऑब्वियसली एक इंसान सारे काम नहीं कर सकता, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो भी जाती है। कॉस्ट में भी कमी आती है, ऑल्दो एट द सेम टाइम थोड़ा सा आपकी मेहनत तो इसमें लगती है और खर्चा भी लगता है, बट आजकल बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर है। तो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस अगर आता है, इसमें ग्लोबल क्वालिटी चाहिए, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव चाहिए, प्राइसिंग भी आपको देख के चलनी पड़ती है, कॉम्पिटिटिव प्रेशर भी है, सर्वाइवल भी देखना है, कॉस्ट रिडक्शन भी है, डिवीजन ऑफ लेबर स्पेशलाइजेशन है, इम्प्रूव, इससे जो है आपकी क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है, कॉस्ट भी कम होता है।
ये कैसे कम हो सकता है जब आप जो है इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फ़ायदा उठाएं, बड़े लेवल पे काम करें, लार्जली जो है खरीदेंगे सस्ता पड़ेगा। तो ऑब्वियसली हर कंट्री के हिसाब से प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है डिफरेंट हो जाते हैं। जैसे लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्राइज होता है हर जगह, तो इंडिया में बहुत सस्ता है, तो यहाँ पे लोग जो है सबसे पहले आईटी बीपीओ और आईटी सर्विसेज यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आते हैं कि यहाँ पे हम लोग सेटअप करें ताकि मैन पावर हमें सस्ते दामों पे मिल जाए और हम अच्छे से काम कर पाए। और इम्पॉर्टेंटली इससे क्या हो रहा है, अलायंस के थ्रू मिलजुल के जो है इकट्ठे होकर काम ये लोग कर रहे हैं। इंटर ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज बढ़ती है, कोलैबोरेटिव लर्निंग बढ़ती है। दिस में ऑल्सो एक्सप्लेन द रीजन वाई टुडे फर्म्स आर आउटसोर्सिंग नॉट ओनली द रूटीन नॉन कोर प्रोसेस बट ऑल्सो सीकिंग टू बेनिफिट आउटसोर्सिंग सच एज स्ट्रैटेजिक कोर प्रोसेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो कई कंपनीज जो एक्चुअली में कोर प्रोसेसेस के लिए भी आउटसोर्सिंग कर रही है कि भैया चलो ठीक है, हम सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन का काम करेंगे, बाकी सारा काम हम बाहर से करा लेते हैं। एंड इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होती है। ऑब्वियसली जब एक कंपनी काम कर रही है, अब दूसरी भी आई है, उसको भी काम मिल रहा है, तो ग्रोथ होएगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होएगी, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे कंट्रीज में। आईटी सेक्टर की भी बहुत ग्रोथ हुई है, बिजनेस बढ़े हैं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, एक्सपोर्ट्स बढ़ी है, लीडर्स कंपनीज बहुत बड़े बड़े आगे पहुंची हैं। प्रेजेंटली ये कहते हैं वी हैव 60% ऑफ $150 बिलियन ग्लोबल आउटसोर्सिंग शेयर इन द इंफॉर्मेटिक्स सेक्टर। ठीक है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये इन्होंने क्या बताया है, बेनिफिट्स हमें क्या क्या यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एंड लास्ट इन्होंने छोटा सा टॉपिक बताया है केपीओ। तो जैसे एक बीपीओ होता है बिजनेस प्रोसेस कॉल सेंटर टाइप जो इन्होंने बोला, एक केपीओ होता है नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जैसे आजकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स वगैरह के लिए भी यूज हो जाता है, विच रेफर्स टू ऑब्टेनिंग हाई एंड नॉलेज वर्क फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू रन द बिजनेस सक्सेसफुली एंड इन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। कई ऑर्गेनाइजेशन इसकी क्रिएशन, डिसेमिनेशन और मैनेजमेंट के लिए यूज करते हैं। नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग नॉलेज एक्सपर्टीज के ऊपर होता है कि स्पेसिफिक कोई नॉलेज आपके पास है तो उसका फायदा उठाइए। बाहर से भी होता है और हमारे अंदर, हमारी कंट्री के अंदर भी होता है। और केपीओ जो है आउटसोर्सिंग और नॉलेज बेस्ड ऑपरेशन टू इंडिपेंडेंट सर्विस प्रोवाइडिंग ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, जैसे होता ही है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। कंपनी जो है दे लुक फॉर इंडिविजुअल हु आर होमोजेनियस मिक्सेस ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज, वर्क एक्सपीरियंस, इंग्लिश स्पीकिंग एटीट्यूड, तो इनको आना चाहिए। जैसे फ्रीलांसर ये काम कर रहे होते हैं आजकल। एंड इसमें रिसर्च सर्विसेज, बिजनेस रिसर्च, डेटा एनालिटिक्स, लीगल प्रोसेस भी आ जाता है। तो लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग भी होता है। एलपीओज, जिसमें आपको लगता है कि आपको कोई सलाह लेनी है तो उसके लिए आपने कोई सेटअप क्रिएट कर रखा है, तो लोग वहाँ पे कॉल करके बात कर सकते हैं। कंट्री टू कंट्री भी होता है और विद इन कंट्री भी हो जाता है ये। ठीक है शुभम, तुम्हारी बुक में इतना ही है केपीओ तक या इसके आगे भी है कुछ? ठीक है शुभम, ये समझ आया, चैप्टर पूरा खत्म हो गया, कुछ इसमें डाउट है? नहीं। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, क्योंकि स्कूल में भी पढ़ा होगा ना अभी तो ये। स्कूल में टेस्ट में आया था ना मेरे ख्याल से ये, है ना? आपकी बात नहीं है। मैं कह रहा हूँ स्कूल में टेस्ट में आया था ना शायद ये। नहीं आ रही, अब बोलना। स्कूल में टेस्ट में आया था ना ये कह रहा हूँ मैं, स्कूल के टेस्ट में।